नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है देवर्षि शुक्ला और आप देख रहे हैं ज्ञान अड्डा। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में जिसको हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, जानते हैं और आई होप कि आपने इस पैकेट का, इस ब्रांड का नाम जरूर सुना होगा, जिसको हम जानते हैं अमूल दूध या अमूल बटर। बहुत सारे अमूल के प्रोडक्ट को जो आप यूज करते होंगे, देखते होंगे, कभी ना कभी इसको खाया भी होगा, उपयोग भी किया होगा। आज इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हैं जो कि मैंने की पॉइंट्स या फैक्ट्स लिख दिए हैं। उन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि अमूल दूध, जिसको मैं कहूंगा कि एक ऐसा ही डेवलपमेंट, ऐसी ही सक्सेस जो कि हमको उस टाइम पर मिली जब हम सफल भी नहीं, जब हम आजाद भी नहीं हुए थे। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, हम साथ ही साथ में अपने सक्सेस को, अपने गोल्स को भी स्टार्ट करना चालू कर चुके थे। ऐसे ही इंडियन सक्सेस को हम आज देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि अमूल दूध से पहले, जो हमारी आजादी से पहले की अगर हम बात की जाए, तो आजादी से पहले की बात हम सभी जानते हैं और आज की डेट में भी कई हद तक ये बात सत्य है कि फार्मर्स, जो कि किसान होते हैं, उनकी स्थिति काफी दयनीय होती है। उनकी स्थिति जो है आगे के बीच के बिचौलियों पर या कॉन्ट्रैक्टर्स पर डिपेंड करती है, क्योंकि जो चीज वो उगाते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, अगर उनको उस चीज का दाम ना मिले तो वह सफल नहीं हो सकते हैं, उनको उसका प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वो चीजें उनकी नुकसान हो जाती है, जिसको वो जैसे तैसे गुजर बसर करने के लिए कई लोग बेच देते हैं। और कई जगह आपने सुना होगा कि टमाटर या प्याज ऐसी सड़कों पर फेंक दी गई, उसको कहते हैं पेरिसेबल करना, पेरिस करना, किसी चीज को व्यर्थ में ही फेंक देना। क्योंकि कभी कभी गुस्साए हुए के साथ जब उनको उसका हर्जाना, उनको जो उसका जो लागत है वह तक नहीं मिलती है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, ऐसे ही सस्ते भाव में जबरदस्ती किसी तरीके से दबा कर, कभी धमका कर या किस तरीके से उनको उनके फायदा उठाकर, उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर जब कोई चीज बेच दी जाती है, तो कभी कभी गुस्साए के साथ उसको कह देते कि मुझे इतने रुपए में बेचना ही नहीं है, इससे अच्छा तो मैं बेचू ही ना और फेंक दूं। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये चर्चाएं जरूर सुनी होगी कि टमाटर को रोड पर फेंक दिया गया। सेम चीज हमारे साथ में आजादी से पहले भी बीच के कॉन्ट्रैक्टर्स के कारण ये फार्मर्स की स्थिति दयनीय होती थी। तो बात 1945 की है। 1945 से पहले जो भी किसान थे, मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि उनकी दयनीय स्थिति के कारण किस पे डिपेंड करता था, रेट ऑफ मिल्क भी जो था, दूध का जो पैसा था, वो भी कॉन्ट्रैक्टर्स पे डिपेंड करता था। अब शुरुआत कहां से होती है अमूल की, हम इसके बारे में जानते हैं। इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के जबरदस्ती भरे रुपयों के ना देने से, साथ ही साथ में जो उनका रुपए है, जो उनकी लागत है, वह ना मिलने के कारण ही यह अमूल दूध की शुरुआत, इसका आइडिया आगे आएगा। ठीक है, तो हम आगे जान लेते हैं कि एक कंपनी थी उस टाइम पर, पॉल्सन, जो कि क्या करती थी, बटर मिल्क वगैरह या मिल्क का काफी ज्यादा प्रोडक्शन करती है। जैसे आज की डेट में हम देखते हैं सांची, अमूल और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो है, जो दूध के प्रोडक्ट है, उसी की तरह सेम उस टाइम पीरियड पर एक कंपनी हुआ करती थी पॉल्सन, जो कि इन सारी चीजों में एक अपना बहुत बड़ा ब्रांड नेम उसका था, इसी चीज को पॉपुलर करती थी। तो पॉल्सन ये सारे प्रोडक्ट बेचती थी और पॉल्सन को ये सारी चीजें मिलती कहां से थी, पॉल्सन एक विदेशी कंपनी ऑब्वियस है, तो पॉल्सन को ये सारी चीजें कहां से मिलती थी, इंडिया के ही फार्मर, इंडिया के जो डेयरी फार्मर्स हैं, जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, उनके थ्रू ही ये चीजें कॉन्ट्रैक्टर के पास जाती थी। बीच के दलाल उनसे पैसा लेते थे और ये लोग पॉल्सन के पास में, ये फैक्ट्रीज में, कंपनीज में ये मिल्क पहुंचाते थे, ये दूध पहुंचाते थे और पॉल्सन इसका डबल फायदा कमाता था। पॉल्सन फायदा कमा रहा है, बीच में कॉन्ट्रैक्टर फायदा कमा रहा है, पर ये सारा फायदा इन्हीं दोनों के बीच में हो रहा है, बल्कि प्रॉफिट जो प्रोड्यूसर उसको भी मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता था। इनका फिक्स रेट जो था वही रहने दिया जाता था, भले ही प्रॉफिट चाहे कम हो या ज्यादा हो। तो इस कारण से क्या होता था कि भले ही उस टाइम पे किसान हो या पढ़े लिखे नहीं थे, साक्षर नहीं थे, पर उनको जो चीजें दिख रही थी वो तो समझ में आ रही थी। इस कारण से हुआ क्या कि ये लोग, सारे लोग मिलकर उन्होंने कहा कि नहीं, ये चीज तो गलत हो रही है। अब ये चीज गुस्से में, और कब उनका एक आक्रोश जागा और इसमें कंसंट्रेट हो गए, ये लोग फोकस्ड हो गए, जब एक स्कीम आई, आनंद टू बॉम्बे स्कीम, बॉम्बे मिल्क स्कीम एक गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई, उस टाइम की ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लाई गई, बॉम्बे मिल्क स्कीम, जिसमें क्या होना था कि 427 किलोमीटर तक का आनंद से, एक जगह है गुजरात में आनंद, जगह गुजरात में आनंद, वहां से
बॉम्बे में, क्योंकि एक आनंद सेक्टर जो है या गुजरात का कुछ रीजन थे कायरा या आनंद, वो हब माने जाते थे मिल्क प्रोड्यूसर के नाम पर, ठीक है। तो वहां से बॉम्बे 427 किलोमीटर की डिस्टेंस पर दूध लाने की एक स्कीम को, बॉम्बे मिल्क स्कीम को जो नाम दिया गया, वो पहुंचाना था। अब उस मिल्क स्कीम को पहुंचाने का संभव तभी है जब क्या किया जाए, पास्चराइजेशन की कंडीशन की जाए, और जिससे आपने देखा होगा कि सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, ताकि कोई भी दूध एक लंबे समय तक उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ी हो, यानी कि वह लंबे समय तक रह सके सही सलामत, उसका कोई खराब ना हो, दूध खराब ना हो। तो पॉस्चराइजेशन एक मेथड क्या है वो पहले समझ लेते हैं। पॉस्चराइजेशन ऐसा मेथड है जिसमें दूध को क्या किया जाता है, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से कम में इतना गर्म किया जाता है, कंटिन्यू गर्म करते दिया जाता है, ताकि उसके जो जर्म्स हैं, जो भी उसमें बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं, वो बैक्टीरिया वहां पर खत्म हो जाए और इस दूध की खराब होने की प्रोसेस को ना हो पाए, और जो टाइम पीरियड है उसका, सेल्फ लाइफ पीरियड है, वह बढ़ जाए दूध की। तभी तो ये 427 किलोमीटर दूर तक ये ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये काफी लागत के बाद में, जैसे मैंने एक बात बताई आपको कि उस टाइम पे कौन था पॉपुलर मिल्क के मामले में, मिल्क डेयरी फार्मिंग के मामले में, पॉल्सन एक ब्रांड थी, वो पॉपुलर थी। तो ये स्कीम किसको मिल जाती है, ये स्कीम मिल जाती है, ये स्कीम प्लान मिल जाती है पॉल्सन को, ठीक है, पॉल्सन ब्रांड, पॉल्सन डेयरी फार्मिंग को यह स्कीम मिल जाती है, और इसका प्रॉफिट ये डबल कमाता है। अभी तो सिर्फ सिंपल तरीके से कमा रहा था जो रिटेलर के तौर पे, अब ये होलसेलर के तौर पे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने लगेगा, और इस प्रॉफिट के साथ साथ में इसको प्रॉफिट किसको मिलेगा, साथ में कॉन्ट्रैक्टर्स को मिलेगा, जो कि वहां से मिल्क प्रोड्यूसर से दूध खरीद रहे हैं, क्योंकि वो तो 2 या 3 रुपए, अगर एग्जाम्पल के तौर पे बोला जाए तो 2 या 3 रुपए में खरीद रहा था कोई, और साथ में यहाँ पे ज्यादा में बेच रहा था, और कंपनी उसको उससे डबल रेट पे अपने प्रॉफिट मार्जिन के साथ में बेच रही थी। इन सारी चीजों को देखते हुए लोगों के अंदर, जो फार्मर्स थे, डेयरी फार्मर्स थे, उनके अंदर क्या हुआ, एक बहुत ही ज्यादा आक्रोश की भावना आई कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, ये मेरे साथ में गलत हो रहा है, अब मैं इसको नहीं सहूंगा। तो ये सारे लोग जो डेयरी फार्मर्स के लोग थे, वो फार्मर्स एक यूनाइट होकर कहां जाते हैं, सरदार पटेल के पास में जाते हैं। तो सरदार पटेल जी एडवाइस करते हैं कि काम करिए, आप लोग कोऑपरेटिव बना लीजिए। अब कोऑपरेटिव बनाने का मतलब क्या है, एक तरीके का समूह बना लीजिए, संगठन बना लीजिए, और जाके कहिए, एक संगठन बना के रजिस्टर करवाइए पहले नंबर, और रजिस्टर करवाने के बाद में क्या कहें, गवर्नमेंट से बात करें, कहें कि जो भी आप दूध वगैरह लेना चाहते हैं तो वो किससे लें, मुझसे लें, डायरेक्ट मेरे से लें। ये बीच का जो भी चैन लिंकेज है उसको, चैन को खत्म करें, और सीधे मुझे ही बेचना है तो मुझसे आप कोऑपरेटिव लें, बाकी कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सरदार पटेल को ये भी अंदाजा था कि हो सकता है कि ये क्या होगा, सरकार ये बात मानेगी नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने लॉस को कुछ टाइम के लिए सहने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। लॉस किस तरीके से सहना पड़ेगा कि अगर आप, वो मना कर देती है, सरकार मना कर देती है कि नहीं भाई साहब हम नहीं लेंगे आपसे दूध, तो आप क्या करोगे, जो भी जितने भी डेयरी फार्मर्स होंगे वो किसी को भी दूध नहीं बेचेंगे, वो कह देंगे कि मुझे दूध बेचना ही नहीं, चाहे वो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो, मैं दूध नहीं बेचूंगा। और सेम यही चीज हुई कि मोरारजी देसाई के उसमें अध्यक्षता में या अगुवाई में क्या होता है, ये बात होती है, जहां बाद में फाइनल क्या होता है कि कमेटी कह देती है, जो सामने वाली कमेटी होती है अंग्रेजों की तरफ से, ब्रिटिशर्स की तरफ से, वो क्या कह देती है कि नहीं हम आपसे दूध नहीं लेंगे, हम तो पहले से वहां पे पॉल्सन से ले रहे हैं और वहीं से लेंगे, वो पुरानी कंपनी भी है। तो जो जैसा सरदार पटेल जी ने बोला था वैसा ही हुआ, और उसी के रिस्पॉन्स में क्या कर दिया, जैसा कि सरदार पटेल जी ने किसानों की कोऑपरेटिव से बोला कि आप अब दूध किसी को मत बेचिएगा अगर ऐसा मना करते हैं, तो इन्होंने भी यही कर दिया, फार्मर्स ने, उन्होंने भी दूध बेचना किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को मना कर दिया। कायरा एक जगह जो गुजरात की है, कायरा जगह पर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को दूध नहीं बेचा गया, और इससे क्या होने लगी, ये जो बॉम्बे प्लान स्कीम, बॉम्बे मिल्क स्कीम है, इसमें शॉर्टेज आने लगी। ये लगभग क्या हुए, बॉम्बे मिल्क स्कीम कोलैप्स होने की कंडीशन पर आ गई। इससे थक हार कर क्या किया, गवर्नमेंट ने 15 दिनों के बाद में अप्रूवल दे दिया कि भाई साहब एक काम करना, आफ्टर 15 डेज इन्होंने अप्रूवल दे दिया, ये ठीक है भाई साहब आप ही से ले लेंगे दूध, आप परेशान मत हो और हमें परेशान मत करो, हमारी जो स्कीम है उस पर बाधा मत आने दो, चलने दो, और आप ही कोऑपरेटिव। तो होता क्या है, 14 दिसंबर 1946 को कायरा यूनियन कोऑपरेटिव, कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव रजिस्टर्ड हो जाता है, ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो जाता है दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसी को बाद में आगे चल के नाम क्या मिलेगा, इसी को बाद में आगे चल के नाम मिलता है अमूल।
अमूल एक वर्ड डिराइव किया गया है कहां से? एक संस्कृत लैंग्वेज में एक वर्ड आता है अमूल्य, जिसको हम बोलते हैं प्रीसियस, काफी अद्भुत, जो उसका जिसका मूल्य ना लगाया जा सके, जो कि वैल्यूएबल चीज हो, उस नाम से लेके यहां पर नाम एक ब्रांड बनाई गई अमूल। ठीक है, और इसको अगर हम रेफरेंस के तौर पर देखें तो अमूल का एक वर्ड अलग तरीके से आता है कि अमूल का फुल फॉर्म हम जानते हैं आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म ये भी जानते हैं हम, साथ ही साथ में ये वर्ड डिराइव कहां से हुआ था ये भी हमको आज पता चल जाएगा कि अमूल जो वर्ड है वो अमूल्य नाम से पता हुआ था, संस्कृत के वर्ड अमूल्य से, जो जिसका मीनिंग है प्रीसियस। ओके, फिर उसके बाद में क्या आता है कि ये काफी ज्यादा डेवलपमेंट होता है, और इसी डेवलपमेंट के ड्यूरिंग में जब ये रजिस्टर हुई थी उसके बाद में 1946 में जब ये बेसिक तौर पे शुरुआत की थी, इसका एक कैपेसिटी जो थी शुरुआत में 2 गांव के फार्मर्स से मिलजुल कर ये तैयार हुई थी, और लगभग 250 लीटर पर डे की इसकी क्षमता थी। बाद में इसमें थोड़ा सा 1948 आते तक, 1948 के अंत में आते तक लगभग इसकी क्षमता 432 फार्मर्स के मिल जाने के साथ साथ में 5000 लीटर पर डे की हो गई, कि मतलब कि ये 5000 लीटर पर डे का प्रोडक्शन कर रहा है, और इसको सेल आउट कर रहा है, इसको भेज रहा है, बेच रहा है। ओके, तो इस तरीके का स्टोरेज कहां पर हो गया? यहाँ पर अमूल जो दूध था इसका कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव में वह हो जाता है। लेकिन फिर बाद में वही कंडीशन आती है कि धीरे धीरे अब शुरुआत में उतार चढ़ाव हर चीजों में होते हैं, तो ये बन गई, काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगी धीरे धीरे। 1953 आते आते तक एक कंडीशन आती है जब क्या होता है, समर के टाइम पे जब ज्यादा यूज नहीं होता है, और यहाँ पर कायरा जो यूनियन कॉर्पोरेशन बनी थी वहां पर कोऑपरेटिव में काफी ज्यादा दूध स्टोरेज हो रहा है, पर उसकी सेल आउट कम थी, तो बाकी दूध बच जाता था। अब उसका क्या किया जाए, वो तो एक टाइम के बाद में खराब होने लगेगा, तो उसको क्या किया जाए? तो फिर से वही कंडीशन हुई जो आज से पहले कॉन्ट्रैक्टर कर रहे थे, एक काम करो, जो रेट हम बोलेंगे उस रेट पे बेच दो, तो काम हो जाएगा तुम्हारा। पर ऐसा इन्होंने नहीं किया। अब इन्होंने दूसरी चीजें सोची, जो कि क्या करते थे, पॉल्सन और अदर कंपनीज कर रहे थे एट दैट टाइम। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, उस चीजों को अलग और भी अलग चीजें बनाना चालू की, दूध से बटर बनाना चालू किया, वहां पर क्रीम बनाना चालू किया, बहुत सारी चीजें इससे बनाना चालू किया, मिल्क पाउडर बनाना चालू किया। ये सारी चीजें इनके द्वारा यूज की गई अपने दूध को दूसरे तरीके से यूज करने में, और यह फिर से चल पड़ी। 1965 आते तक लेट से जो लाला लाजपत राय, सॉरी लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने यहाँ पर विजिट किया 1964-1965 के टाइम पर, और यहाँ पर वर्गीज कुरियन जी से मिले। वर्गीज कुरियन जी का भी इस अमूल दूध की फैक्ट्री को एक डेवलपमेंट की ग्रोथ में, डेवलपिंग कंडीशन में लाने में या एक स्टेबल करने में बहुत बड़ा रोल रहा है। तो वर्गीज कुरियन जी से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं कि आपको, हमारा प्लान ये है, हमारी एक गोल ये है कि जिस तरीके से आपने ये गुजरात कॉर्पोरेशन बनाया ना, गुजरात मिल्क कोऑपरेटिव बनाया है, उसी तरीके से क्या इसी प्लान को हम ऑल ओवर द इंडिया इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्या? इस तरह की कुछ स्कीम आप बताइए, और हम ऐसा करना चाहते हैं कि ताकि पूरे लोग जो कि हैं कनेक्ट डेयरी फार्मर्स ऑफ इंडिया कलेक्टिवली, इस तरीके से कलेक्टिवली कनेक्ट करना चाहते थे। तो ये बात हुई, तो स्टार्ट से क्या हुआ, 1965 में एनडीडीबी की स्टैब्लिशमेंट किया। एनडीडीबी यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के जब स्टैब्लिशमेंट हुआ, और ये बोला गया था वर्गीज कुरियन जी से कि क्या कोई ऐसी स्कीम हो सकती है क्या कि जिसके थ्रू ऑल ओवर द इंडिया हम डेयरी फार्मर्स को कनेक्ट करें, और अमूल को भी, जो अमूल हमारी ब्रांड बनी है, उस अमूल ब्रांड को हम ऑल ओवर द इंडिया कनेक्ट करें और एक दूसरे को फैलाएं इस ब्रांड को। ओके, तो ये किया गया, और 1969 आते तक एक स्कीम लाई, एक प्रोग्राम लाया गया, ऑपरेशन फ्लड, या जिसको व्हाइट रिवॉल्यूशन भी बोला गया है ना, व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति, या दूसरे वर्ड ऑपरेशन फ्लड एक नाम का एक प्रोग्राम लाया गया, जो कि क्या रिलेटेड है, दूध से रिलेटेड है। और इसको किस चीज के लिए लाया गया था, ऑल ओवर द इंडिया कनेक्टिवली कलेक्ट करने के लिए इन सारे फार्मर्स को। इस तरीके से हमने आज जाना कि कैसे एक फार्मर्स जो कि बहुत ज्यादा बुरी कंडीशंस को फेस कर रहे थे, इन्होंने कलेक्टिव होकर, एक साथ जुड़कर, यूनाइट होकर एक बहुत बड़ी कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट कर दिया, जो कि नॉन प्रॉफिटेबल कोऑपरेशन है, कोऑपरेटिव है। ओके, आज की डेट पर भी चाहे यहाँ पर इस अमूल कंपनी में एक ऐसी चीज है कि
यहाँ पर कोई छोटा कोई बड़ा, कोई जाति भेदभाव, रंग रूप, इस तरीके से प्रॉफिट परसेंटेज नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें लगभग इसका 80% जो भी होता है वह इनके जो ऑनर्स हैं, इनके ऑनर्स मतलब कि ऑनर्स जो भी जितने भी ऑल ओवर द इंडिया डेयरी फार्मर्स हैं जो इससे कनेक्ट हैं, जो इस कॉर्पोरेशन से, जो इस कोऑपरेटिव से कनेक्ट है, इन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका प्रॉफिट का 80% कहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? इस अमूल के ऑनर्स पर। और इसके ऑनर्स 1, 2 या 4 या 10 या 50 नहीं है, बहुत सारे हैं। तो इस तरीके से एक ये नॉन प्रॉफिटेबल और ट्रस्टेबल कंपनी बनी ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑल्सो। ठीक है, तो आज की चर्चा में हमें इतना ही चर्चा करनी थी। आशा करते हैं कि आपको ये बात हमें पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब नए हैं तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल मत भूलिएगा, करके जाइए, अभी घंटे